हेलो एवरीवन। आपको तो पता है कि भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने, खुदा ने, ईश्वर ने, रब ने इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं और वो चीज़ें एक दूसरे से अलग होती है, भिन्न होती हैं। किसके वजह से? अपनी क्वालिटीज़ के वजह से। भगवान ने इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बनाई लेकिन सबको अलग अलग क्वालिटी दिया, सबको अलग अलग गुण दिया, जिसके वजह से वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, भिन्न होती हैं, अलग होती हैं। ठीक है, तो किस चीज़ के अंदर कौन सी क्वालिटी है, किस वस्तु के अंदर कौन सी क्वालिटी है, उसको बताने के लिए जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं वही शब्द एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण होते हैं। एडजेक्टिव इंग्लिश ग्रामर का एक टर्म है और ये हमारे आज का लेसन भी है, यही हमारे आज का चैप्टर है। आज हम लोग एडजेक्टिव को ही समझेंगे, पढ़ेंगे, बुझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले समझते हैं एडजेक्टिव होता क्या है। ठीक है, तो एडजेक्टिव एवरीवन हम लोग किसी वर्ड को बोलते हैं, किसी शब्द को बोलते हैं, किसी अल्फाज को बोलते हैं, है ना। वो वर्ड जो क्वालिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है, वो वर्ड जो क्वालिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है किसको? किसी नाउन या प्रोनाउन को। आपको मालूम है, आपको पता है कि नाउन और प्रोनाउन भी दो तरह के शब्द हैं, दो तरह के ग्रामेटिकल टर्म्स हैं। नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन में जो क्वालिटी है, जो गुण है, बताने के लिए जो वर्ड, जो शब्द यूज होता है उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव समझ गए सब लोग, विशेषण को समझ गए। अब सीधे हम लोग टॉपिक पर आते हैं, सीधे उन पॉइंट्स को जानते हैं जहां से सवाल बराबर हमारे एग्जाम्स में बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। देखिए, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा कॉमन एडजेक्टिव। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा कॉमन एडजेक्टिव्स, यानी उन एडजेक्टिव्स को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जानेंगे जो कॉमनली यूज होते हैं, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, है ना, हमारे डेली लैंग्वेज में, और उन पे सवाल भी बराबर बनते हैं। देखिए, सबसे पहले दो शब्द हैं, दो एडजेक्टिव है, एक है सम और दूसरा है एनी। सम और एनी का मीनिंग आपको पता है, ये इतना कॉमन वर्ड है कि इन दोनों का मीनिंग, मतलब अर्थ, आशय, तात्पर्य आपको पता है। सम और एनी को हम लोग हिंदी में कहते हैं कुछ, कोई भी कह सकते हैं, है ना। सम को कह सकते हैं आप अ फ्यू, अ लिटिल, एनी को कोई भी कह सकते हैं। तो मीनिंग आपको इन दोनों शब्दों का पता है। मीनिंग के अलावा और दो बातें हैं, और दो पॉइंट्स है जो आपको पता होनी चाहिए। पहली बात क्या है एवरीवन, कि बोथ द वर्ड्स आर यूज्ड फॉर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन को भी क्वालिफाई करने के लिए होता है और अनकाउंटेबल नाउन को भी क्वालिफाई करने के लिए होता है। जिसको आप गिन सकते हैं उसको भी सम क्वालिफाई करता है, एनी क्वालिफाई करता है। जिसको आप नहीं गिन सकते हैं उसको भी सम, एनी क्वालिफाई करता है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, ट्रीज, पेड़, वृक्ष, है ना, ये देख रहे हैं, ज्ञान वृक्ष। तो ट्रीज को आप गिन सकते हैं, उसको सम ने क्वालिफाई किया। वाटर, पानी, जल, पानी को नहीं गिना जा सकता, उसको भी सम ने क्वालिफाई किया। सम ट्रीज यानी कुछ पेड़, सम वाटर यानी थोड़ा पानी। अब देखिए, गर्ल, लड़की, बालिका, गर्ल को आप काउंट कर सकते हैं तो उसको एनी क्वालिफाई कर रहा है, एनी गर्ल, कोई लड़की। एनी मनी, है ना, कुछ पैसे। तो मनी आपको पता होना चाहिए अनकाउंटेबल नाउन होता है ना। मनी यानी मुद्रा, अनकाउंटेबल नाउन है। मटेरियल नाउन है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। कहते जरूर है हम पैसा गिनो, गिन के बताओ, लेकिन एक्चुअली में वो अनकाउंटेबल नाउन है। एक्चुअली हम मनी को काउंट करते नहीं, हम मनी को मेजर करते हैं, है ना। उसका एक यूनिट होता है जिसको करेंसी बोलते हैं, है ना। हमारे यहाँ रुपी चलता है, तो मनी अनकाउंटेबल नाउन है, उसको भी आप देख रहे हैं एनी क्वालिफाई कर रहा है। एनी मनी बोलते हैं, एनी मनी यानी कुछ पैसे। ठीक है, तो नाउन जैसा भी हो एवरीवन, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, उसको सम भी क्वालिफाई करता है और एनी भी क्वालिफाई करता है। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले पॉइंट के मुकाबले। दूसरे पॉइंट में क्या बोला जा रहा है एवरीवन, कि ये जो वर्ड है एडजेक्टिव है सम, ये निगेटिव सेंटेंसेस में कभी यूज नहीं होगा। सम का इस्तेमाल नकारात्मक वाक्यों में नहीं होता है। नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस समझ रहे हैं ना, वो सेंटेंस जो कार्य के न होने की बात करता है, उसमें आपको सम को यूज नहीं करना है।
और एनी के बारे में क्या बोला जा रहा है एवरीवन कि एनी ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज होता है। एनी ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, सम कभी यूज नहीं होगा और एनी ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज होता है। एनी हर टाइप के सेंटेंस में यूज होता है लेकिन ज्यादातर वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। चलिए अब इस पॉइंट पर आप सबके लिए एक सवाल एग्जाम्पल के रूप में देखिए, शी हैज नॉट इन्वाइटेड सम फ्रेंड्स टू टी, उसने कुछ दोस्तों को चाय पे नहीं बुलाया है। क्या लग रहा है आपको, सेंटेंस करेक्ट है? जी हाँ, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्यों, कैसे? आपने इस सेंटेंस में सम का इस्तेमाल किया है और ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब जब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें सम का यूज नहीं होना चाहिए। करेक्ट कैसे करेंगे, इंप्रूव कैसे करेंगे? सम को रिमूव करना होगा हमें और सम को रिप्लेस करने एनी आ जाएगा, है ना। और ये प्लूरल था, प्लूरल नाउन था, उसको सिंगुलर कर देंगे इस तरह से, क्योंकि सम का मतलब कुछ होता है, कुछ का मतलब एक से अधिक होता है। तो सम के बाद जो भी नाउन आएगा काउंटेबल होगा तो प्लूरल ही होगा। एनी के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा। तो सम फ्रेंड्स बोलते हैं लेकिन एनी फ्रेंड बोलेंगे। तो ये करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? शी हैज नॉट इन्वाइटेड एनी फ्रेंड टू टी। ठीक है एवरीवन, सम और एनी। चलिए एवरीवन, कॉमन एडजेक्टिव्स का दूसरा पॉइंट। अभी हमने सम एनी को देखा, सम एनी के बाद बारी है मच मेनी की, है ना। दो और शब्द हैं, दो और एडजेक्टिव हैं बहुत ही कॉमन, उनके बारे में देख लेते हैं क्या रूल रेगुलेशन है। देखिए मच और मेनी, इन दोनों शब्दों का, इन दोनों एडजेक्टिव का मीनिंग सेम होता है, मतलब अर्थ एक ही होता है। क्या होता है दोनों का मतलब? बहुत, अधिक, अनेक, ज्यादा, ये सारे मीनिंग होते हैं किसके? मच के और मेनी के। इंग्लिश में कहें तो अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, है ना, ये दोनों मीनिंग होता है मेनी का और मच का। अंतर क्या है, फर्क क्या है? मीनिंग सेम है लेकिन अंतर है, डिफरेंस है उनके यूसेज में। द डिफरेंस लाइज इन देयर यूसेज। मेनी जो है वो काउंटेबल नाउन को ही सिर्फ क्वालिफाई करेगा, मैनी सिर्फ काउंटेबल नाउन को ही क्वालिफाई करेगा। मैनी उसी नाउन की नाम की संज्ञा की विशेषता बतलाएगा जिसको हम और आप गिन सकते हैं। जिसको हम और आप नहीं गिन सकते हैं उसको क्वालिफाई करता है मच। तो काउंटेबल नाउन के लिए मैनी, अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच। ठीक है, इतनी सी बात थी, यही अंतर था। अब उस पर बेस्ड एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिए। शी हैड टू फेस डैश प्रॉब्लम्स इन फाइंडिंग योर शॉप। तुम्हारे दुकान को ढूंढने में उसको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्रॉब्लम्स को क्वालिफाई करने कौन आएगा, मेनी या मच? बताइए, मच प्रॉब्लम्स या मेनी प्रॉब्लम्स? अब वो तो डिपेंड करता है इस बात पे ना कि प्रॉब्लम्स काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। प्रॉब्लम यानी समस्या, क्या लगता है आपको, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? देखिए ये काउंटेबल है इसीलिए तो प्लूरल है, अगर वो अनकाउंटेबल होता तो सिंगुलर फॉर्म में होता। तो ये काउंटेबल नाउन है, उसको क्वालिफाई करने मेनी आएगा। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? शी हैड टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स इन फाइंडिंग योर शॉप। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, डैश वाटर हैज फ्लोड डाउन द गैंजेस सिंस देन। ठीक है, गैंजेस यानी गंगा नदी। उस समय से अब तक गंगा नदी में बहुत पानी बह चुका है। बहुत का सेंस लाना है। ठीक है, तो क्या लगता है, मच वाटर या मेनी वाटर? ये तो बहुत सिंपल है, मच वाटर ही होगा, है ना। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसको क्वालिफाई करने मच ही आएगा, मेनी नहीं आएगा। मच वाटर हैज फ्लोड डाउन द गैंजेस सिंस देन। तो ये अंतर था मच का, मेनी का। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। ठीक है, मच मेनी के बाद अब बारी है फ्यू और लिटिल की। फ्यू और लिटिल, फ्यू और लिटिल एवरीवन मच और मेनी का अपोजिट होता है। फ्यू और लिटिल मच और मेनी का अपोजिट होता है मीनिंग में, है ना। फ्यू और लिटिल मच और मेनी का एंटनी में, विलोम में। ठीक है एवरीवन, मेनी मच दोनों का मतलब बहुत होता है और इन दोनों का मतलब होता है कम, थोड़ा, अल्प। ठीक है, अब इन दोनों के बीच भी वही अंतर है जो उन दोनों के बीच अंतर है। फ्यू का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के लिए ही होना चाहिए और लिटिल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के लिए ही होना चाहिए। अब आगे की बात क्या है एवरीवन कि इन दोनों शब्दों का, इन दोनों एडजेक्टिव का तीन तीन रूप होता है और तीनों रूप के अलग अलग मीनिंग होते हैं, तो सब समझना जरूरी है। आइए आप इधर आइए, देखिए फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, तीन रूप हो गए। उसी तरह से लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, तीनों रूप के तीनों फॉर्म्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो एक एक करके सबको समझते हैं किसका क्या मीनिंग होता है। देखिए सिर्फ फ्यू है, सिर्फ लिटिल है। सिर्फ कहने का मतलब क्या है कि फ्यू लिटिल के पहले कोई आर्टिकल नहीं है, ए नहीं है, द नहीं है। तो सिर्फ फ्यू या लिटिल का मतलब होता है इंग्लिश में सिंपल वर्ड्स में हार्डली एनी।
हार्डली एनी, हिंदी में न के बराबर, यानी बहुत कम, बहुत थोड़ा, बहुत अल्प। अब ए लग जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। ए फ्यू या ए लिटिल का मतलब सम हो जाता है। सम यानी कुछ, थोड़ा, ठीक है। तो ना के बराबर बोलने में और कुछ बोलने में अंतर है कि नहीं, है ना? बिल्कुल है। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे द फ्यू और द लिटिल का मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। द फ्यू या द लिटिल का मतलब होगा नॉट मेनी और मच, बट ऑल ऑफ दैट। नॉट मेनी और मच बट ऑल ऑफ दैट। ध्यान दे रहे हैं? अब देखिए फ्यू है, लिटिल है, वो तो मच मेनी का अपोजिट है। तो ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं मतलब क्या, कम। तो फ्यू और लिटिल बोल रहे तो कम की बात होगी, थोड़े की बात होगी। कम लेकिन सब, कम लेकिन सब, है ना? कम की बात होगी लेकिन सबकी बात होगी, है ना? जितना भी है, जो कुछ भी है, जो थोड़ा सा भी है, सबकी बात होगी। तो ऑल का सेंस आना चाहिए, सब का सेंस आना चाहिए जब आप द फ्यू या द लिटिल को यूज करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कौन से शब्द के अर्थ को आपने कितना समझा है। आइए एग्जाम्पल पर भी ध्यान देते हैं। देखिए पहला सेंटेंस से एग्जाम्पल है, शी कांट प्रिपेयर एनी टी, शी कांट प्रिपेयर एनी टी एज देयर इज डैश मिल्क। ठीक है, क्या कह रहे हैं सेंटेंस कि वो थोड़ा सा भी चाय नहीं बना सकती है क्योंकि दूध डैश है, दूध डैश है। कितना दूध है भाई कि चाय नहीं बनेगा? अब इन 6 में से किसी एक शब्द को चुनना है। किसको चुनेंगे आप? 1 2 3 4 5 6 किसको चुन रहा है? अब देखो नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है ना मिल्क, तो अनकाउंटेबल नाउन को 1 2 3 तो क्वालिफाई करने से रहा। अब 4 5 6 में से ही किसी एक को चुनना है। किसको चुन रहे हैं आप? यस, ऑप्शन 4 को ही चुनेंगे, लिटिल को ही चुनेंगे। न के बराबर का ही सेंस लाना है। न के बराबर दूध है, दूध है लेकिन इतना कम है कि उससे चाय नहीं बन सकता, इसलिए थोड़ा सा भी चाय वो नहीं बना सकती। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखिए सिचुएशन बदल रहा है, सिचुएशन डिफरेंट हो रहा है। शी कैन प्रिपेयर 2 cups ऑफ टी एज देयर इज डैश मिल्क। देखिए पहले चाय नहीं बन रहा था थोड़ा सा भी, अब कहा जा रहा है कि 2 कप चाय बना सकती है वो। तो भाई पहले दूध न के बराबर था, अब कितना दूध है ये तो आपको बताना है कि कितना दूध है कि 2 कप चाय बन जाएगा। तो 4 5 या 6 यहां पे हो जाएगा 5। देयर इज अ लिटिल मिल्क, थोड़ा दूध है, इतना दूध है कि 2 कप चाय बन जाएगा। चलिए आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। आई एम लोनली एज आई हैव डैश फ्रेंड्स। मैं अकेला हूं, है ना, क्योंकि मेरे दोस्त डैश हैं, मेरे डैश दोस्त हैं। भाई कितने दोस्त हैं जनाब के कि वो अकेले हैं? बताइए क्या होगा, 1 2 या 3? यस, ऑप्शन 1, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, है ना, मेरे पास न के बराबर दोस्त हैं, इसीलिए मैं अकेला हूं। न के बराबर दोस्त का मतलब क्या हुआ? 2-4 दोस्त हैं लेकिन किसी से कोई संपर्क नहीं है, मुलाकात नहीं होती है, तो दोस्त होते हुए भी अकेला हूं मैं, न के बराबर दोस्त है। एक और एग्जाम्पल है, यहां भी ध्यान दीजिएगा। आई एम नॉट लोनली एज आई हैव डैश फ्रेंड्स। मैं अकेला नहीं हूं, अब पहले अकेले था लेकिन अब अकेला नहीं हूं क्योंकि मेरे पास डैश दोस्त हैं, डैश मित्र हैं, डैश सखा हैं। तो भाई जनाब के पास कितने दोस्त हैं कि अकेले नहीं है वो? अब बहुत का मीनिंग है, ऐसा तो कोई वर्ड है नहीं आपके पास ऑप्शन में। आपके पास ऑप्शन में यही 6 वर्ड्स हैं, यही 6 एडजेक्टिव, इन्हीं में से किसी एक को चुनना है। 4 5 6 को आप तो चुनने से रहे क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन को क्वालिफाई करता है और फ्रेंड्स आपका काउंटेबल नाउन है, फ्रेंड को आप काउंट कर सकते हैं। तो कितने दोस्त हैं भाई? ऑप्शन 2, एज आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, है ना, आई हैव सम फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई आई एम नॉट लोनली। ठीक है, मैं अकेला नहीं हूं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स है उसको भी देखेंगे। चलिए एवरीवन अगले एग्जाम्पल देखते हैं। डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब इस ब्लैंक में उन 6 में से कौन से वर्ड को यूज करेंगे आपको बताना है। 1 2 3 4 5 6 क्या लगता है? नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है तो 1 2 3 तो आएगा नहीं, 4 5 6 में से कोई एक आएगा। और एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं नीम हकीम खतरे जान, यानी अल्प ज्ञान खतरनाक चीज होती है ना। अल्प ज्ञान, थोड़ा ज्ञान खतरनाक चीज होती है। क्या बता रहे हैं आंसर आप? यस, ऑप्शन 5, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, दिस इज अ प्रोवर्ब। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। द कैट हैज ड्रंक
द डैश मिल्क कंटेन्ड इन द जग। समझिएगा सेंटेंस के मीनिंग को, उसके बाद बताइएगा सही आंसर। द कैट हैज ड्रंक, है ना, बिल्ली पी चुकी है, दूध पी चुकी है ना। कंटेन्ड इन द जग, उस दूध को पी चुकी है जो जग में था। अब एक चीज तो क्लियर है एवरीवन कि जग में ज्यादा दूध नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड नहीं है आपके पास, कोई एडजेक्टिव नहीं है जिसका मीनिंग ज्यादा होगा, है ना, बहुत होगा। तो इसी में से किसी एक को चुनना है, क्या लगता है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 तो होगा नहीं, 4 5 6 में से किसी एक को चुनना होगा। तो जग में थोड़ा ही दूध था, जितना भी था सबको बिल्ली पी गई। तो थोड़ा लेकिन सब किसका मीनिंग होता है? द लिटिल का। तो इसमें क्या होना चाहिए? ऑप्शन, अब कुछ लोग बोलेंगे ऑप्शन 6 होना चाहिए, लेकिन सही जवाब होगा ऑप्शन 4, क्योंकि ध्यान से देखिए द पहले ही लिखा जा चुका है, ठीक है। तो द लिटिल यूज करना है आपको, सही बात है, लेकिन द तो पहले से ही है, तो ब्लैंक में तो लिटिल यूज होगा ना। लिटिल आपके ऑप्शन 4 में है, आपके ऑप्शन 6 बोलोगे तो द लिटिल हो जाएगा। तो द लिटिल भी कुछ होता है क्या? द लिटिल, द फ्यू, ए लिटिल, फ्यू भी कुछ होता है? नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ऑप्शन 4 होगा, ठीक। अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। डैश फ्रेंड्स ही हैड लेफ्ट हिम व्हेन ही बिकेम पुअर। ठीक है, बात हो रही है किसी बदकिस्मत इंसान की, किसी बदनसीब इंसान की। कहा जा रहा है कि उसके पास डैश दोस्त थे। अब ज़्यादा बहुत का तो सेंस लाएंगे नहीं, कम का ही सेंस लाना पड़ेगा, कुछ का ही सेंस लाना पड़ेगा। तो उसके पास कुछ दोस्त थे जिन्होंने उसे छोड़ दिया जब वो गरीब हो गया। तो कुछ दोस्त थे, कम दोस्त थे, और सबकी बात हो रही, सब ने उसको छोड़ दिया जब वो गरीब हो गया। ठीक है, तो कम लेकिन सबका सेंस लाना है, सबका सेंस लाना है। तो क्या होगा? द लिटिल या द फ्यू? द फ्यू, है ना। अब क्या होगा? 1 2 3, 1 या 3? यस, ऑप्शन 3। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड लेफ्ट हिम व्हेन ही बिकेम पुअर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट की तरफ। एवरीवन, टॉपिक है कॉमन एडजेक्टिव, उसका 4th पॉइंट। दो शब्द हैं, दो एडजेक्टिव हैं, एक है इधर, दूसरा है नीदर। इधर, नीदर। इधर शब्द के दो मीनिंग होते हैं। पहला मतलब होता है वन ऑफ द टू, वन ऑफ द टू यानी दो में से एक, और दूसरा मीनिंग है बोथ, दोनों, दो में से एक, दोनों। इधर का मतलब होता है। नीदर का मीनिंग क्या होता है? नन ऑफ द टू, दोनों में से कोई नहीं, एक नहीं दूसरा भी नहीं। ठीक है, इधर और नीदर का मीनिंग सुन रहे थे आप, समझ रहे थे आप। एक चीज नोटिस किया आपने, मीनिंग इधर का हो या नीदर का हो, है ना, हर मीनिंग में एक चीज कॉमन है। कौन सी चीज? दो। देख रहे हैं, दो में से एक, दोनों, दोनों में से कोई नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है एवरीवन कि इधर या नीदर शब्द का इस्तेमाल तभी होगा जब आप दो की बात कर रहे हैं। जब आप दो से कम की बात कर रहे हैं तब भी यूज नहीं होगा इधर नीदर, और दो से जब ज्यादा की बात करेंगे आप तब भी इधर नीदर यूज नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ईदर ऑफ द 5 रोड्स इज गुड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। 5 सड़कें हैं, बताया जा रहा है उनके बारे में कि पांचों में से कोई भी सड़क अच्छी है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, परिवहन के लिए, यातायात के लिए। क्या लगता है आप सबको, सेंटेंस सही है कि गलत? बिल्कुल ठीक लग रहा है, सेंटेंस गलत है। तो कौन सा शब्द गलत है? अब कुछ लोग बोलेंगे कि 5 गलत है। 5 भला कैसे हो सकता है यार गलत? सड़कें 5 है तो हैं। अब आप बोलेंगे कि 5 को काट के सर 2 कर दीजिए। सेंटेंस गलत होता है तो उसको हम इंप्रूव करते हैं। इंप्रूव करने का मतलब ये थोड़े ना हुआ कि सेंटेंस का मीनिंग ही बदल दे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 5 को 2 करिए सर क्योंकि इधर है। अब बताइए, सड़कें 5 हैं तो 3 सड़कों को डायनामाइट लगा के उड़ा दें? तो 5 गलत नहीं है, गलत कौन है? इधर गलत है। ठीक है, क्योंकि इधर तब यूज होता है जब 2 की बात होती है, अभी 5 की बात हो रही है। तो इधर को रिमूव करेंगे और इसको रिप्लेस करेंगे एनी से। उसको रिप्लेस करेंगे किससे? एनी से। सो एनी ऑफ द 5 रोड्स इज गुड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, है ना। यहाँ पे समझने की, सीखने की चीज ये भी है कि 2 के लिए इधर यूज होगा, 2 से अधिक के लिए एनी यूज होगा। 2 के लिए इधर, 2 से अधिक के लिए एनी। ठीक है, वैसे ही 2 के लिए नीदर, 2 के लिए नीदर और 2 से अधिक के लिए नन। 2 के लिए नीदर और 2 से अधिक के लिए नन। आइए अगले एग्जाम्पल पर। देयर आर ट्रीज ऑन डैश साइड ऑफ द रोड। सेंटेंस से कह रहा है कि सड़क के डैश साइड में पेड़ हैं। तो क्या लगता है इस ब्लैंक में कौन होना चाहिए, इधर या नीदर? अगर आप इधर यूज करेंगे तो मीनिंग आएगा कि सड़क के दोनों तरफ पेड़ हैं। यहां पे इधर का मतलब बोथ हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने नीदर यूज किया तो मीनिंग आएगा कि सड़क के दोनों तरफ पेड़ नहीं है।
तो अंतर बस इतना आएगा कि इधर यूज करने से वो पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा, इधर यूज करने से वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और इधर इधर तो यूज करेंगे ही, क्योंकि किसी भी सड़क का दो साइड होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड, दो ही साइड होते हैं, तो इधर इधर में से कोई एक यूज हो गई, इसको यूज करें, इधर को या इधर को, तो डिपेंड करता है, ये तो डिपेंड करता है ना। सिचुएशन यहाँ पे तो क्लियर नहीं है, सड़क के दोनों तरफ पेड़ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो यहाँ पे आप इधर यूज करोगे तब भी सही और नीदर यूज करोगे तब भी सही। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल है हमारे पास, उसको भी देखिए समझिए। नन ऑफ द टू मूवीज इज हिट, दोनों में से कोई मूवी हिट नहीं है, मतलब फ्लॉप है। चलिए क्या लगता है, ये सही है कि गलत? ये भी गलत है। कौन सा वर्ड गलत है? टू? नहीं, टू नहीं गलत है। कौन गलत है? नन। ठीक है, नन का यूज कब होता है? जब आप दो से अधिक की बात करते हैं तब। अब सिर्फ दो की बात हो रही है, तो नन को रिमूव करेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे किससे? नीदर से। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? नीदर ऑफ द टू मूवीज इज हिट। समझ में आई बात? चलिए पॉइंट नंबर 5 एवरीवन। दो शब्द हैं, दो एडजेक्टिव है, एक है ईच और दूसरा है एवरी। इन दो शब्दों का भी मीनिंग एक ही होता है ना। हिंदी में हर एक, प्रत्येक, सब, सभी, ये सारे मीनिंग्स होते हैं ईच के और एवरी के भी। ठीक है, मीनिंग सेम है लेकिन यूसेज सेम नहीं है। कहने का मतलब है कि जहाँ पे ईच यूज होगा जरूरी नहीं कि वहाँ पर एवरी भी यूज हो ही जाएगा, जहाँ एवरी यूज होगा जरूरी नहीं कि वहाँ पर ईच यूज हो ही जाएगा। तो दोनों के यूसेज का डिफरेंस है, आइए समझते। ठीक है, देखिए पहला डिफरेंस, पहला अंतर, पहला भेद क्या है कि ईच का इस्तेमाल दो के लिए होता है और दो से अधिक के लिए भी होता है ना। जब आप दो नाउन या दो प्रोनाउन की विशेषता बतला रहे हैं तो ईच को यूज करेंगे। दो से अधिक नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाने के लिए भी आप ईच का यूज करते हैं। लेकिन एवरी का इस्तेमाल तभी होगा जब आप दो से अधिक की बात कर रहे हैं। तो अंतर क्या है कि दो के लिए ईच यूज होगा लेकिन दो के लिए एवरी यूज नहीं होगा, पहला अंतर। दूसरा अंतर एवरीवन कि ईच का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आप इंडिविजुअली सबकी बात करेंगे, जब आप एक एक करके सबकी बात करेंगे तब ईच यूज करेंगे, और जब सबकी बात आप समूह में करेंगे, इकट्ठे करेंगे, तब आप एवरी का यूज करेंगे। ठीक है, एक एक करके सबकी बात करेंगे तो ईच यूज करेंगे, जब सबकी बात समूह में करेंगे तो एवरी का यूज करेंगे। अब इसको आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए मुझे आपको कहना है मुझे आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना है, कोई मैसेज देना है क्लास के बारे में कि कल क्लास नहीं चलेगी, कल छुट्टी है। तो आप सब तक ये संदेशा पहुंचाने का मेरे पास दो तरीका है। पहला तरीका क्या कि आप लोग क्लासरूम में बैठे हुए है ना, आके इस तरह से सबको क्लास में अनाउंस कर दिया कि भाई लोग कल छुट्टी है, आने का नहीं है। ठीक है, या फिर नोटिस बोर्ड है वहाँ पे जाके लगा दिया, या फिर नोटिस बोर्ड होता है ना स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में नोटिस बोर्ड होता है, वहाँ पे जाके लगा दिया नोटिस की कल छुट्टी है, आने का नहीं है। एक ये तरीका हुआ आप सब तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का। दूसरा तरीका क्या है एवरीवन कि आप सबके पास इंडिविजुअली जाके मैं बोल रहा हूँ आपके कान में, देखो कल छुट्टी है, आना मत, ये भी एक तरीका है। या फिर सबको बारी बारी से फ़ोन करके बताया, सबको मैसेज सेंड किया गया, तो ये दूसरा तरीका है आप सब तक मैसेज पहुँचाने का। ठीक है, तो मैसेज तो दोनों तरीके से पहुंच गया एवरीवन। अब ये बात मुझे किसी और को बतानी है कि मैंने आप लोगों को मैसेज पहुंचा दिया है, तो मैं क्या बोलूँगा किस सिचुएशन में? सुनिए, आई हैव गिवन द इंफॉर्मेशन, है ना, आई हैव गिवन द इंफॉर्मेशन टू ईच स्टूडेंट या टू एवरी स्टूडेंट। पहले वाले सिचुएशन के लिए बोलेंगे टू एवरी स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ पे ग्रुप में बात कर रहा हूँ, है ना, सबको एक साथ ही मैसेज पहुँचा दिया गया, है ना, क्लास में आके इस तरह से अनाउंस करके या फिर नोटिस बोर्ड लगा के। लेकिन दूसरे वाले सिचुएशन के लिए क्या बोलेंगे? आई हैव गिवन द मैसेज टू ईच स्टूडेंट, क्योंकि एक एक करके पहुंचाया गया है। समझ में आ रहा है डिफरेंस? तो जब आप सबकी बात एक एक करके करेंगे तो ईच का यूज करेंगे, और जब सबकी बात आप समूह में करेंगे, इकट्ठे करेंगे, तब आप एवरी का इस्तेमाल करेंगे। बाकी आगे और भी एग्जाम्पल्स है, जितने एग्जाम्पल देखेंगे ना पॉइंट उतना ही क्लियर होगा। एक और डिफरेंस है एवरीवन ईच और एवरी का। बताया जा रहा है कि जब नाउन और प्रोनाउन की संख्या सीमित हो या बोलने वाले को पता हो, ज्ञात हो, संख्या नाउन या प्रोनाउन की सीमित हो या ज्ञात हो, तब ईच का इस्तेमाल होता है।
और जब संख्या अनलिमिटेड हो या ज्ञात ना हो तब किसका यूज होता है? तब एवरी का यूज होता है। ठीक है एवरीवन, तो ये 3 डिफरेंसेस हैं ईच के और एवरी के। ठीक है, एग्जाम्पल्स के माध्यम से डिफरेंस को और अच्छे समझते हैं। ध्यान दीजिए, आई हैव हर्ट डैश ऑफ माई हैंड्स, आई हैव हर्ट डैश ऑफ माई हैंड्स, मैंने हर्ट कर लिया है ना, जख्मी कर लिया है अपने दोनों हाथों को, है ना, अपने सारे हाथों को, प्रत्येक हाथ को, ऐसे भी कह सकते हैं प्रत्येक हाथ को मैंने जख्मी कर लिया। हाथ कितने होते हैं एवरीवन? 2 ही होते हैं ना, तो क्या यूज कीजिएगा? ईच एवरी। एवरी का तो कर नहीं सकते क्योंकि एवरी का इस्तेमाल 2 से अधिक के लिए होता है, तो यहाँ पे ईच का इस्तेमाल करना होगा। आई हैव हर्ट ईच ऑफ माई हैंड्स। समझ में आ रही है बात? चलिए अगला एग्जाम्पल, डैश स्टूडेंट हैज हिज ओन प्रॉब्लम, है ना, प्रत्येक छात्र की अपनी समस्या होती है। अब बताइए ईच के एवरी। अब आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आप एक एक करके सारे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं या समूह में बात कर रहे हैं। देखिए एक एक करके बात करना तब जरूरी हो जाता है जब सब में कुछ अनकॉमन चीजें होती है, डिसिमिलैरिटी होती है। अब आप ये तो समझ सकते हैं कि हर स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है लेकिन अलग अलग प्रॉब्लम होता है, सारे स्टूडेंट के एक जैसे प्रॉब्लम नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके ही बात करनी। ठीक है, तो यहाँ पे सही वर्ड, सही एडजेक्टिव क्या होगा? ईच। ईच स्टूडेंट हैज हिज ओन प्रॉब्लम। समझ में आ रही है बात? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, डैश मदर लव्स हर चाइल्ड मोर देन एनीथिंग, हर माँ अपने बच्चे को किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करती है। तो हर माँ, अब यहाँ पे देखना है कि माँ तो सबकी होती है, सबकी माँ उसको प्यार करती है किसी भी चीज से ज्यादा। तो अब क्या माँओं में कुछ डिसिमिलैरिटी है, कुछ अनकॉमन है? यहाँ पे माओ में कुछ डिसिमिलैरिटी नहीं, क्योंकि सबकी बात हो रही है सिर्फ प्यार करने की और किसी चीज की नहीं। तो इस मायने में, इस लिहाज से माँ सबकी एक जैसी है क्योंकि वो प्यार करती है अपने बच्चे को किसी भी दूसरे चीज से। तो यहाँ पे एवरीवन, हम बात सबकी कर रहे हैं, हर माँ की कर रहे हैं, लेकिन इकट्ठे कर रहे हैं, ग्रुप में कर रहे हैं, समूह में कर रहे हैं, पृथक पृथक अलग अलग नहीं कर रहे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, वी गो टू द सिनेमा डैश संडे, हर रविवार को हम लोग सिनेमा जाते हैं। ठीक है, बताइए एवरी संडे या ईच संडे? अब तो डिपेंड करता है भाई कि संडे की जो संख्या है, जो नंबर है, वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। अब ऐसे देखें तो एक साल में 52 संडे होते हैं, लेकिन कितने संडे जा चुके हैं या कितने संडे हम लोग जाने वाले हैं ये तो क्लियर नहीं है ना, ये तो स्पष्ट नहीं है ना। तो यहाँ पे होना चाहिए एवरी। क्या होना चाहिए? एवरी। वी गो टू द सिनेमा एवरी संडे, हर रविवार को हम लोग सिनेमा जाते हैं। लेकिन एवरीवन देखिए, अगर यहीं पे लगा दिया जाए ऑफ दिसंबर, तब क्या लगता है आपको? तब भी एवरी होगा? नहीं, तब क्या हो जाएगा? ईच, क्योंकि दिसंबर में तो कितने संडे होंगे? 4 या 5, उससे तो ज़्यादा नहीं होंगे। संख्या सीमित हो जाएगी, जैसे ही संख्या सीमित हो जाएगी तो हम ईच को ले आएंगे। संख्या अगर असीमित है ना, ज्ञात नहीं है बोलने वाले को, स्पीकर को, तो वहाँ पे एवरी आएगा। ठीक है, तो ईच और एवरी के बीच का ये अंतर था एवरीवन, और एग्जाम्पल था। आइए पॉइंट नंबर 6 पर। नंबर 6 में उन 6 शब्दों की बात है, उन 6 एडजेक्टिव्स की बात है जिनको हमने पिछले 2 पॉइंट्स में देखा है, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, एनी, नन, है ना। पॉइंट नंबर 6 में इन 6 शब्दों की, इन 6 एडजेक्टिव्स की बात होगी। बात क्या है, पॉइंट क्या है भाई? बहुत सिंपल। देखिए, अगर इनमें से कोई भी एक वर्ड, कोई भी एक एडजेक्टिव आप अपने सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो उसके बाद आने वाली तीनों चीजें सिंगुलर होनी चाहिए। नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर, है ना। इन 6 शब्दों के बाद ये तीनों चीजें सिंगुलर ही होती हैं, एक वचन में ही होती। अच्छा, एक और पॉइंट है कि अगर इनमें से किसी एक वर्ड को, किसी एक एडजेक्टिव को हम यूज कर रहे हैं और उसके बाद क्या आ गया? ऑफ द आ गया। क्या आ गया? ऑफ द आ गया। तो नाउन को प्लूरल बन जाना पड़ेगा। नाउन जो है वो क्या हो जाएगा? प्लूरल। बाकी वर्ब और प्रोनाउन दोनों सिंगुलर ही रहेंगे। नाउन हो जाएगा प्लूरल, वर्ब और प्रोनाउन दोनों सिंगुलर ही रह जाएगा। तो मिला जुला के एवरीवन सब कुछ सिंगुलर ही रहता है इन 6 शब्दों के बाद, इन 6 एडजेक्टिव के बाद। सिर्फ नाउन प्लूरल बनता है कब? जब ऑफ द होता है तब। इसका मतलब ये सब। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हो जाए। Each student has to pay his or her fee on time। आप सबको बताना है सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट। आप सबको देखना है कि नाउन, प्रोनाउन और वर्ब जो यूज हुआ है सेंटेंस में सही है कि गलत।
आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए ईच का इस्तेमाल हुआ है, इसके बाद ऑफ द नहीं है, तो पहले पॉइंट को फॉलो किया जा रहा है कि दूसरे को? ऑब्वियस है पहले पॉइंट को ही फॉलो किया जा रहा है। अब देखिए ये है आपका नाउन, ये है आपका वर्ब और ये है आपका प्रोनाउन। अब एक एक करके तीनों को देखिए, तीनों सही है कि नहीं, तीनों का नंबर सही है कि नहीं, तीनों की संख्या, तीनों का वचन सही है कि नहीं। देखिए नाउन है, कैसा होना चाहिए? सिंगुलर है भी सिंगुलर, सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर है, सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर है। तो जो जैसा होना चाहिए वो वैसा है, तो सेंटेंस करेक्ट है ना, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, नो एरर। ठीक है, ये था एवरीवन पॉइंट नंबर 6। चलिए एवरीवन पॉइंट नंबर 7, और ये है पहले टॉपिक कॉमन एडजेक्टिव्स का लास्ट पॉइंट। दो शब्द हैं, दो एडजेक्टिव है, अदर, अनदर। ठीक है, इन दो शब्दों का भी मीनिंग सेम होता है, एक ही होता है। क्या होता है? अन्य, है ना, दूसरा, अतिरिक्त, ये सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन डिफरेंस है ना, डिफरेंस है। देखिए ध्यान से क्या डिफरेंस है। अदर का मतलब दूसरा होता है एवरीवन, लेकिन कौन सा दूसरा? दो का दूसरा, सेकंड ऑफ द टू, सेकंड ऑफ द टू, दो का दूसरा, कोई भी दूसरा नहीं, दो का दूसरा। कहने का मतलब अदर तभी यूज होगा जब आप दो की बात कर रहे हैं, जब आप दो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं तभी आप अदर को यूज करेंगे, और जब दो से अधिक की बात करेंगे तब अनदर यूज करेंगे। तो अदर दो के लिए यूज होगा, अनदर दो से अधिक के लिए यूज होगा, ये डिफरेंस है। एक और डिफरेंस है एवरीवन कि अनदर का इस्तेमाल निगेटिव सेंटेंसेस में, नकारात्मक वाक्यों में नहीं होता है। अनदर को हम निगेटिव सेंटेंसेस में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। I could not come out of the street as it was full of people from one end to the dash. मैं स्ट्रीट के, गली के बाहर नहीं आ सका क्योंकि गली लोगों से भरी हुई थी एक छोर से दूसरे छोर तक। क्या लगता है दूसरा का सेंस लाने कौन आएगा, अदर या अनदर? अब ये तो डिपेंड करता है कि दो की बात हो रही है या दो से अधिक की बात हो रही है। तो किसी भी सड़क या गली का आपको मालूम होना चाहिए दो ही छोर होता है, दो ही सिरा होता है, दो ही एंड होता है। तो दो की बात क्लियरली हो रही है एवरीवन, तो यहाँ पे कौन यूज होना चाहिए? अदर ही यूज होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू द अदर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑल द 4 कंट्रीज मस्ट कोऑपरेट ईच अदर, है ना, चारों देशों को एक दूसरे का सहयोग, सहायता करना चाहिए। क्या लगता है ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट? देखिए कितने की बात हो रही है? 4 की बात हो रही है ना, और क्या यूज हुआ है? अदर। अभी अदर के बारे में क्या बताया गया आपको कि उसको तब यूज करना है जब 2 की बात होगी, अभी 4 की बात हो रही है, तब तो अदर की कहानी खत्म हो गई। अदर तो यूज होने से रहा, अदर के बदले कौन आएगा? अनदर। ठीक है, अब जैसे ही अदर जाएगा ना तो उसके साथ वाला ये जो ईच है ये भी चला जाएगा। ठीक है, ईच के बदले वन आएगा। तो कहने का मतलब ये है एवरीवन दूसरे शब्दों में कि ईच अदर भी हम दो के लिए ही यूज करेंगे, जब दो से अधिक की बात होगी तो वन अनदर को यूज करेंगे। तो दो के लिए यूज होगा अदर, दो के लिए ही यूज होगा ईच अदर, दो से अधिक के लिए यूज होता है अनदर, और दो से अधिक के लिए यूज होगा वन अनदर। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ऑल द 4 कंट्रीज मस्ट कोऑपरेट वन अनदर। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स है, देखिए, दिस पेन इज नॉट वर्किंग, प्लीज गिव मी डैश। कलम ठीक से चल नहीं रही है, कृपया दूसरी कलम दो। तो दूसरी कलम मतलब क्या? दो ही कलम है या दो से अधिक कलम है? क्या क्लियर है कि दो ही कलम है? नहीं, तब तो आप अदर यूज करेंगे नहीं। क्या यूज करेंगे यहाँ पे? अनदर। प्लीज गिव मी अनदर, है ना, प्लीज गिव मी अनदर पेन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, आई डोंट नीड अनदर एडवाइस नाउ, मुझे अब दूसरे एडवाइस की जरूरत नहीं। ये सेंटेंस नेगेटिव है, ध्यान से देखिए, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। नेगेटिव सेंटेंस में अनदर शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। तो क्या अदर को यूज करेंगे? नहीं, अनदर के बदले यूज करेंगे एनी अदर को, सिर्फ अदर नहीं, एनी अदर। समझ पा रहे हैं? आई डोंट नीड एनी अदर एडवाइस नाउ। ठीक है, ये था एवरीवन पॉइंट नंबर 7, अदर अनदर। तो पहला टॉपिक खत्म होता है और अब हम मूव करते हैं चैप्टर एडजेक्टिव के दूसरे टॉपिक की ओर, जिसका नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन यानी तुलना, डिग्री यानी अवस्था, तुलना करने की अवस्था। तो क्या पढ़ना है इस टॉपिक में हमें एवरीवन? इस टॉपिक में हमें पढ़ना है कि एडजेक्टिव ना 3 टाइप का होता है।
एडजेक्टिव विशेषण इंग्लिश में, अंग्रेजी में 3 प्रकार का, 3 किस्म का होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन के आधार पर। पहले को बोलते हैं पॉजिटिव, दूसरे को कंपैरेटिव और तीसरे को सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं मूल अवस्था, कंपैरेटिव डिग्री को बोलते हैं उत्तर अवस्था और सुपरलेटिव डिग्री को बोलते हैं उत्तम अवस्था। मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। ठीक है, इससे पहले कि इन तीनों को और डिटेल में समझें कि किस टाइप के एडजेक्टिव को पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव कहते हैं, कौन कब यूज होगा नहीं यूज होगा, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, है ना। तो आप और बेहतर समझ लीजिएगा कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री कैसे एडजेक्टिव को बोलते हैं। देखिए एग्जांपल है गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, ये तीनों जो एडजेक्टिव दिख रहे हैं आपको, एक ही एडजेक्टिव का अलग अलग रूप है। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब ज़्यादा अच्छा, बेहतर, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, बेहतरीन। समझ पा रहे? तो एक ही एडजेक्टिव के 3 अलग अलग फॉर्म, 3 अलग अलग रूप, 3 अलग अलग टाइप, 3 अलग अलग डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। बैड, वोर्स, वोस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, लेस इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, लीस्ट इंटेलिजेंट। तो ये 3 फॉर्म है, ये 3 टाइप है एवरीवन, है ना, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के आधार पर। एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब आगे हम समझेंगे कि कौन से टाइप एडजेक्टिव को कब कहां यूज करना है और कब कहां यूज नहीं करना है। चलिए एवरीवन, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव को, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव को कब कहां यूज करना है नहीं करना है। देखिए 2 पॉइंट से 2 बातें। पहला पॉइंट क्या है कि पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल सिंपली क्वालिटी दिखाने के लिए होता है। ठीक है, सिंपली क्वालिटी दिखाने के लिए होता है व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन टू बी मेड। जब आपको कंपैरिजन नहीं करना है, जब आपको तुलना नहीं करनी है किसी एक की दूसरे के साथ, जब आपको किसी एक का क्वालिटी दिखाना है, तो आप पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज करते हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल, रघु इज अ टॉल मैन। रघु इज अ टॉल मैन। आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है टॉल, ये एडजेक्टिव है और ये किस फॉर्म में है, ये पॉजिटिव फॉर्म में, ये पॉजिटिव डिग्री में। अब इस सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री यूज हो, इसका मतलब क्या कि रघु नाम का एक व्यक्ति है, पर्सन है, नाउन है, उसमें एक क्वालिटी, उसमें एक गुण है। क्या गुण है, कौन सा गुण है, टॉलनेस है, उसमें लंबाई है, उसमें लंबापन है, वो लंबापन है उसमें, इसके वजह से वो लंबा है। तो उसके इस टॉलनेस को हम शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, कैसे, उसको टॉल बोल के। हमने उसको टॉल बोला, मतलब उसमें टॉलनेस है। ठीक है, तो क्या रघु का कंपैरिजन हमने किसी और के साथ किया क्या? नहीं, किसी और की तो नाम भी नहीं लिया। तो जब आप एक की बात करते हो और उसकी किसी क्वालिटी को बताते हो तो सिर्फ पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज होता है, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं। तो आप यहाँ रघु इज अ टॉल मैन ही बोलेंगे। अगर आप यहां बोल देते हैं रघु इज अ टॉलर मैन तो गलत हो जाएगा। अगर आप बोल देंगे रघु इज अ टॉलेस्ट मैन तब भी गलत हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा, रघु इज अ टॉल मैन। समझ में आ रही है बात? तो जब एक की बात कर रहे हैं आप, उसकी क्वालिटी सिर्फ दिखाना है, उसका तुलना दूसरे के साथ नहीं करना है, तो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव को यूज करना है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट तो ये बोल के निकल गया कि पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव को हम तभी यूज करेंगे जब कंपैरिजन नहीं करना है। ठीक है, जब एक की बात कर दी। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव तब भी यूज होता है जब आप 2 की बात करते हैं। ठीक है, जब आप 2 के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं और दोनों के क्वालिटी में इक्वलिटी है। क्वालिटी में क्या है, इक्वलिटी है। गुण में क्या है, समानता है। दोनों का गुण बराबर मात्रा में है, समान मात्रा में है ना, गुण किसी में कम या ज्यादा नहीं है, दोनों में बराबर है, समान, इक्वल है। तब आप 2 के बीच कंपैरिजन करने के लिए भी पॉजिटिव डिग्री को यूज करेंगे। एग्जाम्पल समझ में आएगा, ध्यान दीजिए। रागिनी इज एज फैट एज शालिनी। तो रागिनी उतनी ही मोटी है जितनी शालिनी। 2 की बात हो रही है, रागिनी की, शालिनी की, और दोनों के एक क्वालिटी की बात हो रही है। किस क्वालिटी की बात हो रही है? फैटनेस की बात हो रही है, मोटापे की बात हो रही है। तो क्या लगा सेंटेंस को सुन के पढ़ के आपको, मोटापा किस में कम है, किस में ज्यादा है? दोनों में बराबर है, इसीलिए तो हम एज फैट एज बोल रहे हैं, फैटर देन नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब 2 की बात कर रहे हैं आप और दोनों के गुणों की मात्रा में समानता हो, तब भी आप पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज करते हैं। ठीक है, रागिनी इज एज फैट एज शालिनी।
ठीक है एवरीवन। तो ये 2 पॉइंट्स थे किसके, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के, कि कहाँ यूज करना है उसको, कहाँ यूज नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बारी आती है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की। देखिए कंपैरेटिव डिग्री के बारे में पहला पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव हम तब यूज करेंगे जब 2 के बीच कंपैरिजन करेंगे। तो यार सेम ही बात हो गई, वहां भी यही बोला गया है कि जब 2 की बात करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री को यूज करेंगे, यहां भी वही बोला जा रहा है। तो अंतर क्या है, ठीक कहा आपने, अंतर ये है कि उसको तब यूज करते हैं जब क्वालिटी का अमाउंट दोनों में बराबर है। जब क्वालिटी का अमाउंट बराबर ना हो, किसी में कम हो ज्यादा हो, तब कंपैरेटिव यूज करते हैं। वहां पे मोटापा, मोटाई, फैटनेस दोनों में बराबर है, इसलिए एज फैट एज बोला है हमने। अगर रागिनी में फैटनेस ज्यादा हो जाए तब भी एज फैट एज ही बोलेंगे क्या, नहीं, तब फैटर देन बोलेंगे ना, तब बोलेंगे हम रागिनी इज फैटर देन शालिनी। ठीक है, तो जब 2 के बीच कंपैरिजन हो रहा है और क्वालिटी में क्वालिटी नहीं है, तब आप कंपैरेटिव डिग्री को यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अ मैंगो इज स्वीटर देन एन एप्पल। मैंगो और एप्पल को कंपेयर किया जा रहा है, कौन से क्वालिटी को लेकर, स्वीटनेस को लेकर। तो स्वीटनेस किस में कम है, किस में ज्यादा है, आम में ज्यादा है, एप्पल में कम है, इसीलिए बोला जा रहा है स्वीटर देन, अ मैंगो इज स्वीटर देन एन एप्पल। बात समझ में आ रही है, जब 2 के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव को यूज करेंगे आप। अच्छा, एक और बात लिखी गई है पहले पॉइंट में, ध्यान से देखिए, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव इज जनरली फॉलोड बाय देन। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद अक्सर एक शब्द आता है, कौन सा शब्द आता है, देन, है ना, वो जोड़ने आता है। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव बाद अक्सर एक शब्द आता है देन, इस सेंटेंस में भी आपको दिख रहा है ये देन। अब समझने की चीज ये है कि जनरली का मतलब ऑलवेज नहीं होता है, अक्सर का मतलब सदा सदैव हमेशा नहीं होता है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद बराबर देन दिखेगा आपको, लेकिन हर बार दिखेगा जरूरी नहीं, मतलब कभी कभी नहीं भी होता है। तो कब कब देन नहीं आएगा भाई कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव बाद, ये अगला 2 पॉइंट हमें बताएगा, है ना। उन 2 पॉइंट को एक करके देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए दूसरा पॉइंट, लैटिन एडजेक्टिव्स, है ना, वो एडजेक्टिव जो इंग्लिश भाषा के नहीं है ओरिजिनली, जो लैटिन भाषा से उधार लिए गए। तो जितने भी लैटिन एडजेक्टिव्स है एवरीवन, उनके बाद देन नहीं आता है। लैटिन एडजेक्टिव्स के बाद देन शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लैटिन एडजेक्टिव के बाद देन के बदले टू का इस्तेमाल होता है, एक रूल है ना, इसको समझ लीजिए, याद रखिएगा। देखिए ये एग्जाम्पल्स है लैटिन एडजेक्टिव के, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफरेबल, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स आपको अभी इंग्लिश के लगते हैं, लेकिन ये ओरिजिनली लैटिन भाषा के हैं। इनके बाद देन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, टू का इस्तेमाल होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल एवरीवन, ध्यान देना है सबको। यू आर मोर सीनियर देन आई, है ना, एक सेंटेंस है, दिस इज अ सेंटेंस। ऑल ऑफ यू हैव टू टेल मी वेदर दिस सेंटेंस इज करेक्ट और नॉट। क्या लगता है, सही है कि गलत? दिस सेंटेंस इज ऑब्वियसली इनकरेक्ट। अब देखिए इसमें कितनी गलतियां हैं। पहली गलती, अब क्योंकि ये लैटिन एडजेक्टिव है तो इसके बाद देन शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, टू का इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरी गलती कि लैटिन एडजेक्टिव के पहले मोर, मोस्ट, लेस, लीस्ट का इस्तेमाल भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे ऐड कर ही देता हूँ मैं कि लैटिन एडजेक्टिव्स के पहले मोर, मोस्ट, लेस, लीस्ट, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, अब आप सुन रहे ना कि नहीं होता है, तो वो वैसे यूज करके इस तरह से सवाल बनाया जाएगा और पूछा जाएगा, है ना। पहले ये नहीं होता है तो ये पहले दे दिया जाएगा, और वो बाद में नहीं होता है तो वो बाद में दे के पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, एक और गलती है, तीसरी गलती भी है कि टू जो है प्रेपोजिशन है, और अगर आपने चैप्टर प्रोनाउन का वीडियो अच्छे से देखा है, रूल आपको याद है, तो याद होना चाहिए आपको कि प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन किस फॉर्म में होगा, किसी भी केस में हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। तो ये आई गलत है, यहाँ पे मी होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, यू आर सीनियर टू मी, यू आर सीनियर टू मी। आई बात समझ में? चलिए
चलिए आइए एवरीवन, तीसरे पॉइंट पे हम देखेंगे कि और कहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद देन शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। देखिए लिखा गया है, कहा जा रहा है व्हेन देयर इज अ सेंस ऑफ सिलेक्शन कंपैरेटिव डिग्री इज फॉलोड बाय ऑफ एंड नॉट बाय देन। कहा जा रहा है एवरीवन, जब सेंटेंस से सिलेक्शन का सेंस आए, सिलेक्शन यानी चयन, जब सेंटेंस से चयन का बोध प्रकट हो तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद ऑफ शब्द का इस्तेमाल होगा, देन का नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, राजू इज क्लेवरर देन रवि। ठीक है एवरीवन, ये है एडजेक्टिव और ये है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। एक और एग्जाम्पल उसको भी देख लेते हैं, राजू इज द क्लेवरर ऑफ द टू। ध्यान दे रहे हैं एवरीवन, देखिए यहां भी क्लेवरर का इस्तेमाल हुआ है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव ही है, सेम वर्ड से सेम एडजेक्टिव है, सेम फॉर्म है। अब देखिए पहले सेंटेंस में क्लेवरर के बाद देन आया है, दूसरे सेंटेंस में क्लेवरर के बाद देन नहीं आया, क्या आया, ऑफ आया। तो ये डिफरेंस क्यों हुआ? क्योंकि देखिए जब आप कहते हैं कि राजू रवि से ज्यादा चालाक है तो वहां कंपैरिजन का सेंस प्रकट हो रहा है, कंपैरिजन यानी तुलना करने का भाव प्रकट हो रहा है ना। साफ साफ पता चल रहा है कि राजू और रवि को आप कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करके बता रहे हैं कि क्लेवरनेस यानी चालाकी, चतुराई राजू में ज्यादा है। ठीक है, कंपैरिजन का सेंस आ रहा है यहाँ पर एवरीवन, पहले सेंटेंस से कंपैरिजन का सेंस प्रकट हो रहा है। लेकिन जब आप सेकंड सेंटेंस कह रहे हैं, दूसरा सेंटेंस कह रहे हैं कि दोनों में से राजू ज्यादा चालाक है, ऑफ द टू दोनों में से राजू ज्यादा चालाक है, तो अभी इस सेंटेंस में एवरीवन सिलेक्शन का सेंस प्रकट हो रहा है, सामने आ रहा है, बाहर आ रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि हम दो में से किसी एक को सेलेक्ट कर रहे हैं, दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं, ज्यादा चालाक कौन है, तो राजू ज्यादा चालाक है, दोनों में राजू ज्यादा चालाक है। तो रादर देन कंपैरिजन के सिलेक्शन का सेंस प्रकट हो रहा है एवरीवन, इसीलिए कंपैरेटिव डिग्री के बाद अभी आपको देन नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऑफ। ठीक है, और एक और चीज नोटिस करिए, एक और चीज नोटिस करिए एवरीवन कि अमूमन कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले द नहीं आता है। अमूमन नॉर्मली कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव पहले द नहीं आता है, लेकिन अगर सिलेक्शन का सेंस प्रकट होगा तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द भी आता है। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव पहले द आता है जब सिलेक्शन का सेंस प्रकट होता है, तब नहीं आता जब कंपैरिजन का सेंस प्रकट होता है। ठीक है, तो ये वो दूसरा पॉइंट था जिसने आपको बताया कि कब कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद देन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए कंपैरेटिव डिग्री टॉपिक में एक और पॉइंट बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, इस टाइप के एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब दो की बात करते हैं। दो का मतलब दो नाउन या दो प्रोनाउन। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है एवरीवन, नाउन प्रोनाउन दो होता है और क्वालिटी एक होती है, क्वालिटी यानी गुण एक होता है। ठीक है, गुण एक से अधिक भी हो सकता है, किसी दो व्यक्ति के एक से अधिक गुणों का भी कंपैरिजन आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इस चौथे पॉइंट में ना सिचुएशन डिफरेंट है, अभी नाउन या प्रोनाउन दो नहीं होगा, एक होगा, चीज एक ही होगी, नाउन प्रोनाउन एक ही होगा, क्वालिटी दो होंगी, चीज एक होगी, क्वालिटी दो होंगी। तो क्या एवरीवन ये संभव है कि किसी एक ही चीज के दो गुणों का हम कंपैरिजन कर दें? कि कोई एक चीज है, कोई एक वस्तु है, कोई एक नाउन है, तो उसमें बहुत सारे क्वालिटीज होते हैं, तो क्या ये संभव है कि किसी एक ही चीज के दो क्वालिटी का कंपैरिजन हम कर दें? बिल्कुल संभव है ना। तो पॉइंट क्या याद रखना है हमें? पॉइंट ये याद रखना है कि जब एक ही चीज के दो गुणों के बीच तुलना होगा तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव हम यूज करेंगे ही नहीं, है ना, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, रोहन इज मोर वाइजर देन ऑनेस्ट। तो रोहन नाम का एक व्यक्ति है, उसमें दो क्वालिटी है, उसमें विजडम है और उसमें ऑनेस्टी भी है। रोहन में बुद्धि है और ईमानदारी भी है। अब रोहन के बुद्धि और ईमानदारी की तुलना कर रहे हैं हम, और तुलना करके बता रहे हैं कि कौन सा गुण उसमें कम है, कौन सा गुण ज्यादा है। ऑब्वियस है उसमें बुद्धि ज्यादा है और ईमानदारी कम है, इसीलिए बोल रहे हैं कि रोहन ईमानदार से ज्यादा बुद्धिमान है। रोहन ईमानदार है, बुद्धिमान भी है, लेकिन कंपैरिजन करके क्या बता रहे हैं कि ईमानदार से ज्यादा बुद्धिमान है वो। ठीक है, सो रोहन इज मोर वाइजर देन ऑनेस्ट। मैंने क्या कहा कि जब एक ही चीज के दो क्वालिटी का कंपैरिजन होगा तो कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं होगा, पॉजिटिव डिग्री यूज होना चाहिए। तो ये वर्ड, ये एडजेक्टिव पॉजिटिव फॉर्म में है,
ये वर्ड, ये एडजेक्टिव पॉजिटिव फॉर्म में है, ये नहीं है एवरीवन, इसीलिए गलत है। यहाँ पे वाइजर नहीं, वाइज शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। एक चीज और नोटिस करिएगा कि आपको यहाँ मोर या लेस भी लगाना जरूरी है, आपके लिए मोर या लेस लगाना भी जरूरी है। अब ये मोर उसको कंपैरेटिव बनाने नहीं आया है, मोर या लेस आया है ताकि बताया जा सके कि कौन सी क्वालिटी कम है, कौन सी क्वालिटी ज़्यादा है। आप दो को कंपैरिजन इसीलिए कर रहे हैं ना, दो क्वालिटी को, ताकि आप बता सके कि कौन सा गुण कम है, कौन सा गुण ज़्यादा है। तो मोर या लेस लगाना जरूरी है, वो होगा। अब देखिए सेंटेंस को, रोहन इज मोर ऑनेस्ट देन वाइज। अब सिचुएशन पलट गया, उल्टा हो गया। अब कहा जा रहा है कि रोहन बुद्धिमान से ज़्यादा ईमानदार है। तो ये बताइए सही कि गलत है? याद क्या रखना है कि दोनों एडजेक्टिव पॉजिटिव फॉर्म में होना चाहिए, ये है और ये भी है, ठीक है। अब ऐसा मत समझ जाइएगा कि मोर आ गया है ऑनेस्ट को कंपैरेटिव बनाने, है ना। ऑनेस्ट का हालांकि कंपैरेटिव फॉर्म मोर ऑनेस्ट ही होता है, लेकिन ये मोर ऑनेस्ट को कंपैरेटिव बनाने नहीं आया, वो तो आपको यूज करना ही है। मोर आया ये बताने, ये दिखाने कि ऑनेस्टी ज्यादा है रोहन में विजडम के मुकाबले। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो ये 4 पॉइंट्स थे कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के। अब बढ़ते हैं तीसरे और आखिरी टाइप के तरफ, जिसका नाम है सुपरलेटिव डिग्री, है ना, उत्तम अवस्था। चलिए, पहले पॉइंट में क्या बोला जा रहा है एवरीवन कि सुपरलेटिव डिग्री आप तब यूज करेंगे जब आप 2 से अधिक की बात करेंगे, जब से 2 से अधिक के बीच में कंपैरिजन करेंगे तब सुपरलेटिव यूज करेंगे, ठीक है एवरीवन। देखिए एग्जांपल, लेड इज वन ऑफ द हेवीएस्ट मेटल। लेड यानी शीशा सबसे भारी धातुओं में से एक है, ठीक है। अभी आपको इस सेंटेंस में एडजेक्टिव दिख रहा है, कौन है बताइए? हेवीएस्ट, ये एडजेक्टिव है। किस टाइप का एडजेक्टिव है? ये सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। अब इस सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि कंपैरिजन हो रहा है, 2 से अधिक के बीच कंपैरिजन हो रहा है। मेटल्स, धातु ऑब्वियस है 2 से अधिक होते हैं, सबको कंपेयर किया जा रहा है और कंपेयर करके बताया जा रहा है कि लेड यानी शीशा सबसे भारी धातुओं में से एक है। तो सुपरलेटिव कब यूज करेंगे आप? जब 2 से अधिक की बात हो रही है, जब 2 से अधिक के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। एक और चीज लिखी गई है एवरीवन यहाँ, जनरली प्रीसीडेड बाय द। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव पहले अक्सर एक शब्द आता है द, आर्टिकल एडजेक्टिव है ना। इस सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं द आया हुआ है ना। तो सिर्फ हेवीएस्ट नहीं बोलेंगे, द हेवीएस्ट मेटल्स बोलेंगे, वन ऑफ द हेवीएस्ट मेटल्स। अब देखिए, समझने की चीज, देखने की चीज ये है कि जनरली का मतलब ऑलवेज नहीं होता है, ठीक है। द अक्सर दिखेगा आपको सुपरलेटिव के पहले, लेकिन हर बार दिखे जरूरी नहीं है। तो हमें क्या जानना है कि कब द नहीं दिखेगा, कब द यूज नहीं होगा, ये अगला पॉइंट हमें बताएगा। देखिए बहुत सिंपल है, देखिए सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव पे पहले द का इस्तेमाल नहीं होगा। कब? जब पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा तब। जब द के बदले, यूं कहें द के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव पहले जब पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा तब वहां से द की कहानी खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, ही लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम इट्स द बेस्ट साइड। अब देखिए, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है ना, उसके पहले द भी आया हुआ है, लेकिन द के पहले आपको इट्स भी दिख रहा है। ये इट्स क्या है? ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब जब इट्स आ गया तो द की कहानी खत्म हो गई। हम इट्स द बेस्ट साइड नहीं बोलेंगे, इट्स बेस्ट साइड बोलेंगे। समझ में आ रही है बात? बोल नहीं रहे लोग। तो सुपरलेटिव के पहले अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है तो द की कहानी खत्म हो जाती है।